सबसे पहले बात जाति जनगणना की, जिसे कराने की मांग को लेकर आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कई बड़े मंत्री शामिल। पीएमओ में ये मुलाकात होने जा रही है। आपको बता दें कि नीतीश की अगुवाई में 10 अन्य दलों के नेता भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग यहां पर फिर से एक बार दोहराई जाएगी। आपको बता दें कि लगभग 90 साल पुराना यह मसला है, लेकिन अभी तक यह सुलझा नहीं है। लेकिन इस वक्त खास करके नीतीश कुमार ने जिस तरह से पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाया है, अपने आप में काफी है। आदरणीय प्रधानमंत्री से समय मांगा हम लोगों ने, यही जो कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना, तो इसी के लिए हम लोगों की मांग है और उसी के लिए अन्य पार्टी के लोग, सब लोगों की इच्छा वही थी, तो वही मिला करके सब लोग एक साथ उन्होंने समय दिया है। ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा और आपके पास जब तक डेटा नहीं है तब तक आप जो है मतलब बिना बीमारी का पता किए हुए आप ऑपरेशन कर रहे हैं। जानवरों की, कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। धर्म की होती है, SC ST का होता है, तो उसमें एक नया कॉलम तो है, तो कराना चाहिए। यूपीए की सरकार ने तो शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे किया था। तो जब मनमोहन सिंह जी की यूपीए 2 में, तो उसमें तो लालू जी ने बढ़ चढ़ के सदन में भी भाषण दिया था। उसको पता नहीं किस रीजन से जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब उम्मीद है, यह स्पष्ट है, बहुत चिर प्रतीक्षित मांग है बिहार का। बिहार ने बिहार असेंबली में दो बार यूनानिमस प्रस्ताव लेकर के भेजा है सेंटर के पास कि आप जातिगत जनगणना कराइए। 1931 के बाद कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है, तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ के सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोग तैयार हैं इस मुद्दा के लिए। और प्रधानमंत्री से हम लोग आशा कर रहे थे कि कुछ निर्देशन देंगे, लेकिन नहीं देने के उपरांत हम लोगों ने तय किया कि प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिलकर अपनी बात को कहें और प्रधानमंत्री जी फिर जैसा समझें निर्देश देंगे। नहीं, उम्मीद है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और जातिगत जनगणना के लिए हम लोग बिहार के लिए और पूरे देश के लिए मांग कर ही रहे हैं कि हो, और मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को समझेंगे और मुझे लगता है कि पूरे देश में कराएंगे। तो मुझे लगता है कि आज देश के हर एक नागरिक का विचार है कि ऐसे जातिगत जनगणना हो, तो मुझे लगता है कि उस पर पुनः केंद्र सरकार उस पर विचार करेंगे। जिस देश में हर पशु का जब गणना हो रहा है कि हाथी कितना है, घोड़ा कितना है, गाय कितना है, तो उस देश में इंसान का भी गणना होना चाहिए और किस जाति धर्म के लोग हैं, किनको मानने वाले, उसका आर्थिक स्थिति क्या है, इस सब की जानकारी राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास रहना चाहिए। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, हम सीधे उनके पास चलते हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मुलाकात का दौर जो है वो शुरू हो गया है, बैठक शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार के लिए यह मसला सुलझाना कितना मुश्किल, 90 साल पुराना मसला है। लेकिन इस बार और ज्यादा परेशानी इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के साथ साथ पूरा विपक्ष एक स्वर में यहां पर पहुंचा है अपनी मांग को उठाते हुए, उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ साथ जो है बीजेपी के तरफ से बिहार के अंदर जो सरकार में मंत्री हैं जनक राम, वो भी आए हैं और अन्य तमाम दलों के प्रतिनिधि तो आए हैं। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके ये कहा है कि हमको जातिगत जनगणना से कोई परहेज नहीं है। इससे पहले भी गोपीनाथ मुंडे ये इस मामले को 2011 के अंदर सदन के अंदर उठा चुके हैं। गोपीनाथ मुंडे एक बड़े नेता थे बीजेपी के और अब बीजेपी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि बाकी राजनीतिक दलों का क्या रुख रहेगा। उसके बाद ही जो है सरकार और पार्टी ये डिसाइड करेगी कि क्या जातिगत जनगणना को कराया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार के की राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इसको लेकर बहुत मुखर हैं। आप याद कीजिए, मानसून सत्र के दौरान जो है जेडीयू का एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री से इस मामले पे मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया था ये मामला जो है गृह मंत्रालय के अंडर आता है, इसीलिए आपको गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अपनी बात को रखना चाहिए और उसके बाद ही सरकार ये तय करेगी। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया और इसीलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 राजनीतिक दलों के नेता
तेजस्वी यादव भी जिसमें है, वो सभी जो है आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी मांग को प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं कि क्यों जातिगत आधार पर जो है जनगणना जरूरी है, क्योंकि 1931 से लेकर अभी तक जो है जातिगत जनगणना नहीं हुई है और ये जरूर पता चलना चाहिए किस जाति का कौन सा व्यक्ति जो है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर पर जो है वो कमजोर है, उनको लेकर सरकार को आगे किस तरीके से प्लान करना होगा। ये सारी चीजें जो है जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए मुकेश साहनी और साथ ही तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं कि जब कुत्ता, बिल्ली, जानवरों सबकी गणना हो सकती है तो इंसानों की क्यों नहीं, जबकि वो भी भली भांति इस बात को जानते हैं कि देश के तमाम ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे सूबे हैं जहां पर लोगों के पास एक प्रमाण पत्र तक नहीं है, ये तक बताने के लिए कोई आधार नहीं कि उनकी जाति कौन सी है। ऐसे में एक टेढ़ी खीर है, ये बात उन्हें भी पता है। बिल्कुल नेहा, इस बात को लेकर के उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि जब अलग अलग चीजों की जनगणना या जानकारी हासिल की जा रही है, जब 2021 की जनगणना हो रही है तो उसमें जाति की जानकारी क्यों हासिल नहीं की जा रही है, इस बात का सवाल उन्होंने उठाया और ये कहा है कि सरकार को इस पर कदम बढ़ाना चाहिए और इसीलिए वो लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को बिहार में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जाति आधारित जनगणना अगर होगी तो उसके आधार पर ये पता चल सकेगा कि आखिर जो जातियां अलग अलग हैं उनका विकास। बिल्कुल जितेंद्र और हिमांशु, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का आज अंतिम संस्कार है। अलीगढ़ से पार्थिव शरीर के साथ उनकी अंतिम यात्रा उनके गांव नरौरा के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि कल्याण सिंह का निधन लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में शनिवार देर रात हुआ था। आंखें नम हैं, शोक की लहर है। बीजेपी के कल्याण की विदाई की आज आखिरी बेला है। आज अनंत में विलीन हो जाएंगे राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह। नरोरा में गंगा किनारे पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी के लिए इस शून्यता को भरना आसान नहीं। कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आज तक से बातचीत में कल्याण सिंह के बेटे और बीजेपी सांसद राजवीर सिंह ने बताया कि अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं आनंदीबेन पटेल और उमा भारती भी शामिल होंगी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह भी गम के इस मौके पर परिवार के साथ आखिरी यात्रा में शामिल होंगे। नरोरा में अंतिम संस्कार होगा जिसमें रक्षा मंत्री जी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, 2 गवर्नर आ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं। बीजेपी के लिए कल्याण सिंह का मतलब क्या था, इसका अंदाजा पीएम मोदी के बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया। अहिल्याबाई स्टेडियम से अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई। पार्थिव शरीर को पहले उनके पैतृक निवास अतरौली के गांव मढ़ौली ले जाया जाएगा और फिर वहां से नरौरा घाट। अलीगढ़ से नरौरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। अमित शाह पहुंच चुके हैं यहां पर। आपको बता दें कि 89 वर्षीय कल्याण सिंह को 4 जुलाई को संक्रमण और हल्की बेहोशी की वजह से एसजीपीजीआई के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उनका इलाज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किया जा रहा था। कल्याण सिंह ने पहली बार अतरौली विधानसभा इलाके से 1967 में चुनाव जीता और लगातार 1980 तक विधायक रहे। 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को कांग्रेस के टिकट पर अनवर खान ने पहली बार पराजित किया था।
लेकिन भाजपा के टिकट पर कल्याण सिंह ने 1985 के विधानसभा चुनाव में फिर कामयाबी हासिल की। तब से लेकर 2004 के विधानसभा चुनाव तक कल्याण सिंह अतरौली से विधायक रहे। मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स का सिंबल बन के निकले कल्याण सिंह। राजनीति की अगर हम बात करें तो जनता पार्टी, जनसंघ और जनता दल की उठापटक चलती रही और इस कहानी में अगला बड़ा मोड़ आया 1989 से 90 में, जब देश में मंडल और कमंडल की सियासत शुरू हुई थी। कल्याण सिंह के देहांत के बाद अब उनके नाम से प्रदेश भर में सड़कें होंगी। इसका ऐलान किया है खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। इस वक्त हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर, आपने ऐलान किया है कल्याण सिंह जी के नाम पे ढेरों सड़कों का और खास करके अयोध्या का, क्या क्या है? हम सब चाहते थे, बाबूजी भी चाहते रहे कि रामलला का भव्य मंदिर बने, रामलला वहाँ विराजमान हो और वह दर्शन करे। वह भगवान की इच्छा रही होगी कि अब वो किसी दिव्य लोक से ही दर्शन करें, तो वह चले गए हैं हम सबको छोड़ करके। और आज उनकी अंत्येष्टि संस्कार यानी भौतिक यह जो शरीर है इसका समापन हो जाएगा, पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद उनकी स्मृतियां तो जब तक रामलला का भव्य मंदिर रहेगा तब तक बाबूजी को कोई भुला नहीं पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हम लोगों ने अयोध्या और उनका जो जन्म का स्थान है और कर्मभूमि भी रही है अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रयागराज में श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो प्रयागराज में एक एक सड़क का नाम, मुख्य सड़कों का नाम बाबूजी के नाम से रखा जाएगा, जिससे उनकी स्मृतियां वर्तमान में ही नहीं आने वाली पीढ़ियों में भी बनी रहे। तालिबानियों ने पूरा अफगानिस्तान बिना लड़े ही जीत लिया, मगर एक सूबा ऐसा है जो उसके लिए नासूर बन गया है। बताया जा रहा है कि उस पर कब्जे की लड़ाई में 300 तालिबानी ढेर हो चुके हैं। दरअसल हम पंजशीर की बात कर रहे हैं, जहां से खबर आ रही है कि तालिबानियों को बड़ा झटका लगा है। उसके कई लड़ाके यहां पर बंदी बना लिए गए हैं। नॉर्दर्न अलायंस के लीडर अहमद मसूद की फौज तालिबानियों का जमकर मुकाबला कर रही है। जहां जहां कदम कदम पर तालिबानियों की मौत खड़ी है, जहां 300 तालिबानी एक साथ ढेर कर दिए गए, जहां तालिबानी युद्ध बंदी बना लिए गए, ये वही पंजशीर है। 5 शेरों के नाम की वो घाटी जहां लाव लश्कर के साथ आए तालिबानियों को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। काबुल से महज 125 किलोमीटर दूर पंजशीर पर कब्जा जमाने के लिए बढ़ रहे तालिबानियों का हश्र क्या हुआ, ये बीबीसी वर्ल्ड के एंकर और संवाददाता याल्दा हाकिम ने अपने ट्वीट से बताया है। उन्होंने लिखा, एंटी तालिबानी रेजिस्टेंस से ताज़ा जानकारी मिली है। मुझे बताया गया है कि बगलान के अंतराब में तालिबानियों पर घात लगाकर हमला हुआ है। कम से कम 300 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। तालिबानियों को ढेर करने वाले लड़ाकों का नेतृत्व अहमद मसूद और अमीरुल्लाह सालेह कर रहे हैं। ट्वीट के साथ याल्दा हाकिम ने कई तालिबानियों की तस्वीर भी जारी की, जिन्हें पंजशीर के लड़ाकों ने बंदी बना लिया है। सजा बहुत अच्छी थी। इससे पहले तालिबान ने शेखी बघारते हुए वीडियो जारी कर कहा था कि उसकी फौज लाव लश्कर के साथ पंजशीर की ओर बढ़ रही है, मगर ये बात अब सामने आई है कि पंजशीर के रास्ते में उसके कई लड़ाके मारे गए हैं। पंजशीर उन 33 सूबों की तरह नहीं जो बिना लड़े हथियार डाल दे। पंजशीर में तालिबान विरोधी गुट नॉर्थ अलायंस के नेता अहमद मसूद ने ऐलान किया है कि यहाँ का बच्चा बच्चा तालिबानियों के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार है। मैं अपने गढ़ में हूँ, मैं अपने इलाके पंजशीर घाटी में हूँ। पंजशीर घाटी के लोग पूरी तरह एकजुट हैं। वो घाटी की रक्षा करना चाहते हैं, वो लड़ने को तैयार हैं और किसी भी अधिनायकवादी सत्ता के खिलाफ खड़े हैं। अहमद मसूद उस अहमद शाह मसूद के बेटे हैं जिन्होंने 1996 में तालिबानी शासन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। 2001 में तालिबान और अलकायदा ने उनकी हत्या करवा दी, लेकिन उनके जैसे लड़ाकों की बदौलत पंजशीर न कभी सोवियतों के कब्जे में आया और न अब तक तालिबानी उस पर कब्जा जमा सके हैं।
अहमद मसूद अब उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, मगर अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। तालिबानियों के पास लड़ाके भी हैं और अफगानी फौज के हथियार, गाड़ियां और वायुसेना भी। ऐसे में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और अहमद मसूद से हाथ मिला चुके अमीरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया, पड़ोस के अंद्राब घाटी के एम्बुश जोन में तालिबानी बुरी तरह फंस गए थे और शायद ही उनमें से कोई सही सलामत लौटा, मगर अगले ही दिन उन्होंने पंजशीर के प्रवेश द्वार पर अपनी फौज इकट्ठा कर ली है। रेजिस्टेंस की फौज ने सलांग हाईवे को बंद कर दिया है। कुछ इलाकों से बचना होगा। फिर मिलते हैं। साफ है कि पंजशीर के लिए भीषण जंग छिड़ी है। ताजिकिस्तान में निर्वासित जीवन बिता रहे अफगानिस्तान के राजदूत जहीर अकबर ने कहा है कि पंजशीर के लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे। Ahmad Massoud, just like his father, his belief is to have peace, an inclusive peace between all the ethnicities and the people of Afghanistan. The people who are armed in Panjshir aren't armed to attack anyone. They are armed to defend their honor and their rights if attacked by anyone. ये लड़ाई आसान नहीं होगी। तालिबान चाहता है कि अहमद मसूद हथियार डाल दे, लेकिन वो बातचीत से रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। मगर बातचीत अब तक कामयाब नहीं हुई है और ऐसे में पंजशीर के लिए लड़ाई जारी है। आज तक ब्यूरो। तालिबान उदारवादी मुखौटा ओढ़कर सरकार बनाने में जुटा है और इस बीच एक अमेरिकी सांसद ने बड़ा खुलासा किया। आपको बता दें कि अमेरिकी सांसद के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसियों का हाथ है। इस वजह से ही पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। अफगानिस्तान में तबाही मची है। अफगानिस्तान आतंकियों की चंगुल में फंसता जा रहा है। अपना सुधरा हुआ चेहरा दिखाने की तालिबान की सारी कोशिश नाकाम हो रही है। काबुल एयरपोर्ट पर जहां अब भी घमासान मचा है, तो वहीं अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों से भी तालिबानी विरोध की आवाजें बुलंद हो रही हैं। इन सब के बीच अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य स्टीव शबो ने दावा किया है कि तालिबान का बढ़ावा देने और अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसियों का हाथ है। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य स्टीव ने कहा है कि अफगानियों पर हो रही बेहिसाब क्रूरता के बीच इस्लामाबाद में मनाया जा रहा जश्न बेहद घिनौना है। जब अफगानिस्तान जल रहा है तो पाकिस्तान में तालिबान का गुणगान चल रहा है। और इन सब के बीच तालिबान के फाजिल प्रवक्ता बने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी उसके उदारवादी चेहरे को लेकर कशीदे पढ़ रहे हैं। I cannot predict the future, but where I am clear is we want an inclusive government. We want a government in Afghanistan which respects human rights. I think the initial statements that are coming out from the leadership are indicative of a new approach. We should encourage that. We should encourage the moderate element. शाह महमूद कुरैशी को काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानियों की फायरिंग नहीं दिखती। अफगान झंडा लिए लोगों पर की जा रही ज्यादती नहीं दिखती। महिलाओं से बदसलूकी भी नहीं दिखती, क्योंकि तालिबानियों ने उनका रुतबा बढ़ा दिया है। ऐसी खबर है कि शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान जाने वाले हैं। तालिबान से सरकार गठन पर उनकी बात होने वाली है। तालिबान विरोधी ताकतों को साथ मिलाने में भी सहयोग करेंगे। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तालिबान राज के पहले राजकीय अतिथि यानी स्टेट गेस्ट होंगे। जब इतना बड़ा सम्मान मिल रहा हो तो नजरें झुकी जाती हैं, जुबान नम हो ही जाती है। आतंक में भी अमन दिखने लगता है। What I'm saying is they also want peace. How do you know? Because in the interactions we've had. अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही पाकिस्तान को अपने नापाक मंसूबों को आगे बढ़ाने का मौका मिल गया है। कश्मीर में मिल रही नाकामी को वो काबुल के मोर्चे से कामयाबी में बदलना चाहता है। चीन और अफगानिस्तान की तिकड़ी बनाकर कश्मीर में नई मुश्किलें खड़ी करना चाहता है। मगर तालिबान के दुश्मनों की भी कमी नहीं। अमेरिका को डर सता रहा है कि अफगानिस्तान आतंकियों के जंग का मैदान बन सकता है।
but we're under no illusions about the threat. I said on Friday, ISIS-K is a sworn enemy of the Taliban, and they have a history of fighting one another. But every day we have troops on the ground. These troops and innocent civilians at the airport face the risk of attack from ISIS-K from a distance, even though we're moving back the perimeter significantly. We're working hard and as fast as we can to get people out. That's our mission. That's our goal. 20 साल की लड़ाई से अपनी फौज को बाहर निकालने का फैसला करने वाले बाइडेन बार बार अपने फैसले को सही ठहरा रहे हैं। वो इतिहास बता रहे हैं कि अब तक कोई भी अफगानिस्तान को एकजुट नहीं कर सका है। मतलब साफ है कि इस बार तालिबान या तो असंभव होकर संभव कर दिखाएगा या फिर अफगानिस्तान में जो होगा उसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना होगा। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान से भारतीयों और अफगानियों को भारत लाए जाने का सिलसिला अब भी जारी है। आपको बता दें कि आज 146 भारतीय दोहा के रास्ते अफगानिस्तान से भारत लाए गए हैं। देश लौटने वाले बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के हालात दिनों दिन बिगड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच भारतीयों के साथ साथ अफगानियों को भारत लाने का मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान से 146 लोग आज भारत लौटे। विस्तारा के विमान से 115 लोग देश आए। दूसरे विमानों से 31 लोग वतन लौटे। वहीं कल एयर इंडिया से 87 लोग देश लौटे थे। वहीं ग्लोब मास्टर से 168 यात्रियों को देश लाया गया था। कल कुल मिलाकर 392 लोगों का जत्था देश लौटा था। इन सारे लोगों को काबुल से दोहा लाया गया था और दोहा से अलग अलग विमानों से ये भारत पहुंचे। अफगानिस्तान से भारत लौटे लोगों ने तालिबान के जुल्म और सितम की दास्तां बयां की। भारत आए लोगों ने बताया कि अफगानिस्तान की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। मुश्किल था, लेकिन यूएस एम्बेसी ने साथ दिया, हमारी एम्बेसी ने साथ दिया, इंडियन एम्बेसी ने कतर में आके काफी साथ दिया। उन्होंने हेल्प करी बहुत ज्यादा हर जगह में। बस हालात बहुत खराब है सर। तो यार कब निकले थे आप? काबुल से मैं 15 तारीख को निकला हुआ, 15 को। 7 दिन का सफर। 7 दिन का सफर कतर में रहा। यूएस एम्बेसी, यूएस कैंप में, आर्मी कैंप में कतर में रहे। कतर में। अफगानिस्तान से भारत आने वालों में सिर्फ भारतीय नहीं हैं, अफगानी भी हैं, जिनमें सिख भी हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी हैं। वो बता रही हैं कि इनके पेरेंट्स जो हैं प्रोसीजर्स। और नीतीश कुमार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। यही कहानी रख देते हैं माइक नहीं जगह नहीं। 2 आदमी मिलकर पीएम के साथ आपकी बैठक हुई है, मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, किन मुद्दों तो अभी तो आपको मालूम ही है कि हम लोग 11 लोग गए थे। 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, तो उसी के बारे में उनको पूरी जानकारी, एक एक विषय और उसको डिटेल्स में कि कैसे 2019 में पास हुआ, 2020 में हुआ और किस तरह से हम लोग थे। और अभी जो एक बार आ गया था सरकार की तरफ से, एक मंत्री ने बयान दे दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, तो उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में एक बेचैनी शुरू हो गई हम लोगों के। हर सब लोग मिले और फिर हमने बता दिया इनके बारे में नेता विरोधी दल की। इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा और सब लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली और वहीं से हम लोग तो 3 तारीख को ही भेजे, 4 तारीख को यहाँ पहुँचा और इन्होंने 12 तारीख को भेज के 13 तारीख को पहुँचा कि चिट्ठी मिली है और बाद में आज का समय उन्होंने दिया। इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी
पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी, और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना, और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही है, हर तरह की बातें जो रखी है, तो उसको ध्यान से सुने हैं, और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे। जुलाई 2021 का जिसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है जाति जनगणना नहीं होगी, राज्य मंत्री के हवाले से किया है, उसी के आधार पर तो हम लोग आप यहाँ मिले। हाँ जी। तो अब इसमें आप लोगों को जब उन्होंने सुना तो क्या कोई प्रतिक्रिया हुई, क्या कोई ऐसा? देखिए, अभी इसके बारे में उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात को डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात उन्होंने सुना, और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए, ये हम सब लोगों ने कहा। राज्यों में कई सारे ओबीसी पद खाली हैं, दलित पद खाली अफसर के खास तौर से, उसको लेकर आप लोगों ने बात की क्या? देखिए, हम लोगों ने सब तरह की बात की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने पूरी बात रखी, बैकवर्ड, सब की तरह की बात नहीं, वो एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा, क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार को उनको आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। तो ये सारी बातें कही। हाँ, आप सबसे सुनिए। क्या रही एक करके पूरा सत्ता पक्ष और विपक्ष यहाँ एकजुट होकर प्रधानमंत्री से पहुंचा। बिहार राज्य के सभी राजनीतिक दल थे, सरकार ने इनकार कर दिया पहले अपने खुद का। क्या उम्मीद कोई जगी है आज की बैठक के बाद, या महज एक सियासत है? राष्ट्र हित में, नेशन के इंटरेस्ट में कोई काम अगर है, और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा, जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ, उसके बाद पता चला देश में जो है हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। SC ST का होता रहा है, और धर्म के आधार पे भी जो है, रिलीजन का भी जो है, वो उसकी भी काउंटिंग होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हो क्यों ना, क्यों नहीं होना चाहिए? जब आपके पास कोई साइंटिफिक आंकड़ा है ही नहीं, तो आप कल्याणकारी योजना तो कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास अभी, किसी भी सरकार के पास स्पष्ट आंकड़ा या कोई इस विषय में जानकारी जो है कि भाई कौन ऐसा समाज का लोग है जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन है, कौन ऐसे जो लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो ये काम तो अभी, जैसे केंद्र सरकार ने ओबीसी की दिया है कि भाई राज्यों को, कि कोई भी जात जो है ओबीसी में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा, तब आप किया जाएगा। और इसमें सब लोग, एक तो ऐतिहासिक काम हुआ, और पहली बार हमको लगता है कि किसी राज्य के द्वारा सभी पार्टियां, जिसमें बीजेपी भी इंक्लूडेड है, उन सब ने मिलकर के जो है 2 बारी बिहार विधानसभा से पारित किया गया। तो अब प्रश्न जब पूछा गया पार्लियामेंट में, तो बोला गया कि कोई पॉलिसी नहीं। लेकिन आपको भी पता है, आदरणीय लालू जी, मुलायम सिंह जी, यूपी के सरकार में, मनमोहन जी के समय में जातीय, शैक्षणिक और आर्थिक जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जब केंद्र सरकार जो भी रहे, उसके बाद स्पष्ट जो जानकारी हम लोगों को नहीं मिली, ये बताया गया कि भाई करप्ट हो गया है डेटा। और हम लोगों ने कई बातें रखी कि भाई कैसे इंटरेस्ट में है, और ये भी बात की कि इसका कोई विरोध नहीं करता। अगर जातीय जनगणना से उन्माद फैलेगा, जातिवादी कहलाओगे, तो धर्म की भी गिनती नहीं होनी चाहिए। क्यों गिन रहे? तब तो धर्म में भी जो है आपका राइट होगा। तो वो भी अब तक तो हुआ नहीं ऐसा कि सेंसस से रिलीजन में लड़ाई हो जाए।
तो ऐसी बात तो नहीं है। दूसरी बात खर्चे की जहां तक आई तो भाई जो सेंसस ऑलरेडी होता है एसटी का, एससी का, आपका माइनॉरिटीज का, तो उसमें एक कॉलम ही जोड़ना है। जब खर्चा जब जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। तो ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री जी समय दिए, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और बातें हम लोगों के डेलीगेशन की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे और प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का। अब सुने तो हैं, अब हम सब लोग की मांग पे प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हो ही चुका था, वो तो करप्ट हो गया। अगर केंद्र सरकार नहीं मानती, वो पुराने ढर्रे पे ही होगा, फिर क्या रहेगा? कोई राजनीतिक हम लोगों कहीं तो हम देखिए, केवल ये बिहार के लिए नहीं है। अभी ये मानना कैसे है जब हम लोग आकर के कह रहे केवल बिहार के लिए नहीं। आपको एक बात, और ये डेलीगेशन जो मिला है केवल बिहार की जाति जनगणना के लिए नहीं मिला है, ये पूरे देश के जाति जनगणना के लिए जो है हम लोगों की मांग रही है प्रधानमंत्री जी से। अब निर्णय है, आप लोग सियासी तौर पर भी करीब आ रहे हैं सर, मुद्दे मिल रहे हैं आप दोनों के। नेशनल इंटरेस्ट पे अगर देश के लिए, विकास के लिए, लोगों की तरक्की के लिए अगर कोई काम होगा तो विपक्ष तो हमेशा सत्ता पक्ष का कोरोना काल में भी सहयोग किया। लेकिन केंद्र सरकार जो है, जब महामारी से जब लोग परेशान थे, उसमें भी हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री जी को भी कहा था कि जो सहयोग चाहिए होगा वो देने के लिए हम लोग तैयार। केंद्र सरकार